नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बेबाक कवरेज। आज हम बात करेंगे उस वैश्विक पाखंड की जिसकी छाव में मासूमों की नस्लकुशी हो रही है। आज हम उस पर्दे को पूरी तरह से फाड़ फेंकेंगे जिसे पश्चिमी ताकतों ने मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अदालत का मुखौटा पहनाकर दुनिया के चेहरे पर चिपका रखा है। मिडिल ईस्ट से लेकर के पश्चिमी देशों की राजधानियों तक एक ऐसा भयानक खेल खेला जा रहा है जहां इंसानी खून का सौदा हो रहा है और इस खून के सौदे का सबसे बड़ा दलाल कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन और तेल अवीव का नापाक गठजोड़ है। जब मासूम 5 साल की बच्ची हिंद रजब को गाड़ियों के अंदर गोलियों से भून दिया जाता है, जब 15 से ज्यादा निहत्थे पैरामेडिक्स और डॉक्टरों को गोलियों से उड़ाकर उनकी लाशों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया जाता है, तब यह ज़ायोनी साम्राज्य दुनिया के सामने आकर कहता है हम जांच कर रहे हैं। यह कैसा जांच है? यह कैसा इंसाफ है जहां कातिल ही जज है, कातिल ही वकील है और कातिल ही अपनी निर्दोषिता का ढिंढोरा पीट रहा है। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम उस ज़ायोनी और अमेरिकी तंत्र की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं जो खुद को लोकतंत्र का मसीहा कहते हैं, लेकिन जिनके हाथ गाजा के मासूमों के खून से रगे हुए हैं। आइए देखते हैं गाजा से लेकर के पेरिस, कैनबरा से लेकर के बगदाद तक फैली इस वैश्विक बर्बरता का पूरा सच। फरवरी 2024 की वो ठंडी सुबह कोई नहीं भूल सकता जब 5 साल की मासूम बच्ची हिंद रजब अपना चाचा, चाची और 4 चचेरे भाइयों के साथ गाजा शहर में इजराइल टैंकों और तोपों की तबाही से बचने के लिए एक छोटी सी कार में भाग रही थी। लेकिन इजरायली सेना, जिसे दुनिया की तथाकथित सबसे सभ्य सेना कहा जाता है, ने उस कार को बारूद की ऐसी बारिश की कि पूरा परिवार पल भर में मौत की आगोश में समा गया। कार के अंदर केवल 5 साल की हिंद रजब जिंदा बची थी। उस बच्ची ने फोन उठाकर आपातकालीन रेड क्रेसेंट सेवाओं से रोते हुए गुहार लगाई थी कि मुझे ले जाओ, मुझे डर लग रहा है, टैंक मेरे पास आ रहा है। लेकिन ज़ायोनी भेड़ियों को उस मासूम की चीखों पर भी रहम नहीं आई। इजरायली सेना ने उस कार पर सीधे तोपों और अंधाधुंध गोलियां चलाकर हिंद रजब की चीखों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बात सिर्फ हिंद रजब तक सीमित नहीं है। मार्च 2025 में रफा के इलाके में ज़ायोनी सेना ने बर्बरता का वो घिनौना रूप दिखाया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जख्मियों को बचाने निकली एम्बुलेंस और रेड क्रेसेंट की गाड़ियों को पहले चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध गोलियों से निशाना बनाया गया। 15 निहत्थे पैरामेडिक्स और जो दूसरों की जान बचाने के लिए निकले थे उन्हें सड़कों पर कत्ल कर दिया गया। और जब इतने से भी ज़ायोनी फौजियों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने उन निहत्थे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लाशों पर बुलडोजर चला दिया। जी हाँ, बुलडोजर चलाकर उन लाशों को कुचल दिया और रफा की मिट्टी में सामूहिक कब्रें बनाकर दफन कर दिया गया। फोन फुटेज और इकलौते बचे चश्मदीद गवाह की गवाही से इजराइल के उस घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है जिसे अमेरिकी मीडिया छुपाने की नाकाम कोशिश करता है। तो दुनिया भर में थू-थू हुई जब वीडियो फुटेज पूरी दुनिया में वायरल हो गई तो इजरायली सेना के कमान ने बेहद बेशर्मी से ऐलान किया कि वे हिंद रजब और 15 पैरामेडिक्स के कत्ल के मामले में आपराधिक जांच शुरू करने जा रहे हैं। 150 से ज़्यादा सैन्य घटनाओं की समीक्षा का बहाना बनाकर इजराइल अब दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का नया ड्रामा रच रहा है। लेकिन इस बयान में इजराइल का असली चेहरा तब बेनकाब हो गया जब उसने यह साफ कह दिया कि वह वर्ल्ड सेंट्रल किचन यानी WCK और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF के कार्यकर्ताओं पर हुए 3 अन्य जानलेवा हमलों में कोई आपराधिक जांच नहीं करेगी। यानी जो कत्ल उजागर हुए गए उन पर जांच का नाटक करो और जो दबे रह गए उन्हें खारिज करो। यह है इजराइल की तथाकथित निष्पक्षता का खौफनाक सच। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के साथ अंतर्राष्ट्रीय राहत कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में इजरायली सेना ने अपने ही लोगों को निर्दोष साबित कर दिया। इस हमले में ऑस्ट्रेलियाई की नागरिक जोमी फ्रेंकॉम
भी मारी गई। इजराइल द्वारा किसी भी सैन्य अधिकारी पर आपराधिक मुकदमा न चलाने के फैसले पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग पर गुस्सा भड़क उठा। पेनी वोंग ने सार्वजनिक रूप से इजराइल के इस फैसले पर अपनी भारी नाराजगी और आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने खुलासा किया कि इजराइल ने इस फैसले की जानकारी ऑस्ट्रेलियाई सरकार को सार्वजनिक करने से कुछ मिनट पहले ही दी ताकि पीड़ित परिवार को संभलने तक का मौका न मिले। पेनी वेंग ने सीधे शब्दों में कहा कि इस कत्लेआम पर अभी भी कोई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इजराइल छुपा रहा है। पेनी वेंग ने इजरायली हुकूमत की बखिया उधेड़ते हुए पूछा कि जब वह कॉनवॉय एक घोषित ह्यूमैनिटेरियन फायर कंट्रोल जोन में था तो उस पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बार सटीक मिसाइल हमले क्यों किए गए। यही नहीं, जिस वरिष्ठ ब्रिगेड अधिकारियों ने उस हमले का आदेश दिया था उसने हमले से ठीक पहले गाजा में मानवीय सहायता रोकने की मांग करने वाले खत पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बावजूद इजराइल ने उस अधिकारी को केवल पद से हटाने और डांट फटकार लगाने का नाटक किया। ऑस्ट्रेलियाई ने बार बार ड्रोन फुटेज और रिकॉर्डिंग मांगी, लेकिन इजरायली फोर्स ने कोई भी सबूत देने से साफ मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने खुले तौर पर कहा कि केवल 2 अफसरों को हटाना और 3 को फटकार लगाना 7 बेकसूरों की हत्या की भरपाई नहीं हो सकता। इस घिनौने कांड के बाद ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय ने कैनबरा में तैनात इजरायली राजदूत हिलेल न्यूमैन को तलब किया, लेकिन इस ज़ायोनी राजदूत का घमंड तो देखिए। बैठक से बाहर निकलने के बाद न्यूमैन ने रिपोर्टरों को सामने बेशर्मी से कहा कि वह पीड़ित परिवार के प्रति दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन उन्होंने हत्या के लिए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा अकड़ दिखाते हुए इजरायली राजदूत ने कहा कोई भी व्यक्ति अदालत के निष्कर्षों पर केवल इसलिए हमला नहीं कर सकता क्योंकि वे निष्कर्ष उसके राजनीतिक एजेंडे के अनुकूल नहीं है। उसने दावा किया कि 2 साल की स्वतंत्र जांच के बाद ही फौजियों को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। सोचिए, अपने ही लोगों द्वारा की गई खुद की जांच को ये ज़ायोनी स्वतंत्र जांच का नाम देते हैं। एक तरफ जांच का नाटक चल रहा है तो दूसरी तरफ गाजा की जमीन पर इजरायली वायुसेना का खूनी तांडव बदस्तूर जारी है। बुधवार को गाजा के रिहायशी इलाकों पर किए गए 2 अलग अलग हवाई हमलों में कम से कम 10 और बेकसूर फिलिस्तीनियों की जान ले ली गई। गाजा के स्थानीय अस्पतालों और फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने पुष्टि की है कि मलबे में 6 विषक्त लाशों को निकाला गया। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ जब अमेरिका मध्य पूर्व में एक तथाकथित नाजुक युद्ध विराम की नई कोशिश का ढोंग कर रहा है। अमेरिका एक तरफ शांति की बातें करता है और दूसरी तरफ इजराइल को वही विनाशकारी मिसाइलें और बम सप्लाई करता है जिनसे गाजा के बच्चे के चिथड़े उड़ रहे हैं। अमेरिकी वार्ताकारों ने इजराइल से हमले को कम करने की गुहार लगाई थी, लेकिन इजरायली सेना ने अमेरिकी सलाह की धज्जियां उड़ाते हुए दक्षिण गाजा में युद्ध विराम रेखा को पार कर दिया। तड़के सुबह इजरायली कमांडो जोन में घुसे और हमास के एक वरिष्ठ पुलिस कर्नल को अगवा कर ले गए। चश्मदीदों और हमास के अधिकारियों ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि इजराइल किसी भी समझौते या युद्ध विराम को नहीं मानता। वह अमेरिकी छात्र साया में इस पूरे इलाके को अपने इशारे पर नचाना चाहता है। यह घटना साबित करती है कि अमेरिकी शांति वार्ता केवल इजराइल को समय देने और उसके अवैध कब्जों को बढ़ावा देने का एक जरिया भर है। इजराइल की इस नंग नाच के बीच प्रतिरोध की धुरी यानी ईरान ने भी अपना बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक दांव खेल दिया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे। गालिबाफ का यह दौरा वाशिंगटन और तेल अवीव के सीने पर सांप लौटने जैसा है। गालिबाफ इराक के शीर्ष सरकारी अधिकारियों और ईरान समर्थित राजनीतिक गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरे का मकसद इराक में अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतों के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह बेअसर करना और क्षेत्रीय प्रतिरोध को एक नया हौसला देना है। इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों ने हाल ही दिनों में इराक और सीरिया में बने अवैध अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों से अमेरिका और उसके सहयोगियों की नींद उड़ गई है।
बगदाद में खड़े होकर ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इन मिलिशिया गुटों की खुलकर तारीफ की। गालिबाफ ने सीना ठोक कर कहा कि ये मिलिशिया गुट इराक में असली प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का चेहरा है और यह इराक की राष्ट्रीय संप्रभुता और ताकत का मुख्य स्तंभ है। उनका यह बयान उन अमेरिकी कोशिशों पर सीधा तमाचा था जिनके तहत इराकी सरकार पर इन प्रतिरोध गुटों को निहत्था करने का दबाव बनाया जा रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े इस महासंग्राम में इराक की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। इराकी संसद के अध्यक्ष हैवत अल हलबूसी ने ईरान से गुहार लगाई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए होने वाले इराकी तेल निर्यात के विशेष छूट प्रदान करें। इराक का लगभग 90% बजट केवल तेल निर्यात पर निर्भर है और उसका अधिकांश तेल इसी समुद्री रास्ते से होकर दुनिया भर में जाता है। लेकिन अमेरिका द्वारा शुरू की गई इस युद्ध के कारण जब से ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर कड़ा नियंत्रण लागू किया है और पश्चिमी शिपिंग जहाजों को रोका है, इराक को सीरिया के रास्ते जमीनी तौर पर महंगा तेल ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। इराक अब ईरान से आर्थिक राहत की उम्मीद कर रहा है। इधर मध्य पूर्व सुलग रहा है तो उधर यूरोप में फ्रांस अपनी पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वह पेरिस स्थित ईरानी दूतावास को 2 कर्मचारियों को देश से निष्कासित कर रहा है। फ्रांस का आरोप है कि पिछले महीने ईरान में फ्रांसीसी राजनयिक कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और हमला किया गया था। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जान नोएल बारोट ने ईरान की निंदा करते हुए इसे सोचा समझा हमला करार दिया। लेकिन यूरोप का यह वही फ्रांस है जो गाजा में इजराइल द्वारा ढहाए जा रहे हैं कयामत पर चुप्पी साधते रहता है, लेकिन अपने राजनयिकों के मामूली विवाद पर पूरी राजनीतिक संबंधों को दांव पर लगा देता है। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने फ्रांस के इन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाते हुए असली सच उजागर किया। ईरान के मुताबिक जिन फ्रांसीसी राजनयिकों को ईरान ने पहले निकाला था वे ईरान के अंदर विदेशी घुसपैठी और जासूसी की एक बहुत बड़े मामले के संदिग्धों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी पश्चिमी देश को अपने संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगा। जब फ्रांसीसी राजनयिक रंगे हाथ पकड़े गए तो पेरिस ने अपने चोरी और सीनाजोरी छुपाने के लिए 2 ईरानी राजनयिकों को निकालने का नया सियासी नाटक रच दिया। पेरिस से लेकर के वॉशिंगटन तक फैला यह पूरा घटनाक्रम पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड की ऐसी सरांध मार रहा है जिसकी बदबू से पूरी दुनिया परेशान है। जब ईरान अपनी सुरक्षा के लिए जासूसों पर कार्रवाई करता है तो उसे बर्बर कहा जाता है, लेकिन जब इजराइल गाजा से 5 साल की हिंद रजब और 15 डॉक्टरों को मारकर मिट्टी में दबा देता है तो उसे आत्मरक्षा का अधिकार बताया जाता है। यह वाशिंगटन की वो घटिया और खूनी राजनीति है जिसने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, वाशिंगटन की नीति केवल इजराइल के जुल्मों को ढकने और दुनिया भर में अपने हथियारों का कारोबार चमकाना है। आज दुनिया यह अच्छी तरह समझ चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICC जब तक इन पर वाशिंगटन और उसके पिछलग्गू यूरोपीय देशों का कब्जा रहेगा तब तक किसी फिलिस्तीनियों को इंसाफ नहीं मिल सकता। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो खुद को मानवाधिकारों का पैरोकार कहते हैं वे भी केवल नाराजगी जताकर चुप बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास इजराइल के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने खुद स्वीकार किया है कि वे इजरायली राजदूत को बर्खास्त नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कूटनीतिक संबंध बनाए रखने हैं, यानी 7 बेकसूर नागरिकों की जान से ज्यादा कीमत इनके कूटनीतिक फायदे की है। लेकिन जमीनी तंत्र और अमेरिकी साम्राज्य भूल रहे हैं कि दमन भी एक सीमा तक होती है। गाजा के मलबे से हिंद रजब के खून और रफा के पैरामेडिक्स की शहादत से प्रतिरोध की एक ऐसी नई सुबह का जन्म हो चुका है जो इस पूरे अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी। इराक में गालिबाफ का भाषण और यमन से लेकर लेबनान तक सुलगती प्रतिरोध की मिसालें इस बात का सबूत है कि अब फिलिस्तीनी अकेले नहीं है। पश्चिमी की झूठी अदालतों और नाकाम संयुक्त राष्ट्र जो भरोसा उठ चुका है। और फैसला वाशिंगटन के एसी कमरों में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के जंग के मैदान में होगा। गाजा की गलियों में बहता
बेकसूर बच्चों का खून, रफा में डॉक्टरों की सामूहिक कब्रें और 5 साल की मासूम हिंद रजब की आखिरी दर्दनाक चीखें, ये सब उस पश्चिमी पाखंड का वो खौफनाक दस्तावेज है जिसने लोकतंत्र और मानवाधिकारों के नाम पर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है। जब ज़ायोनी सेना गाजा को शमशान में तब्दील कर देती है और 15 निहत्थे पैरामेडिक्स की लाशों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मिट्टी में दबा देती है, तो अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश इस आत्मरक्षा का नाम देकर बेशर्मी से इजराइल की ढाल बन जाते हैं। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की बर्बरतर हत्या के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सिर्फ कागजी नाराजगी जताकर अपने कूटनीतिक फायदों के आगे घुटने टेक देते हैं, जबकि वाशिंगटन शांति वार्ता का ढोंग रचकर तेल अवीव को वो तमाम विनाशकारी मिसाइलें सप्लाई करता रहता है जिसके बेकसूर फिलिस्तीनियों के चिथड़े उड़ रहे हैं। लेकिन गाजा के मलबे से अब एक ऐसी महाप्रलय की आहट सुनाई दे रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के लंदन तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। बगदाद में ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ की ललकार और इराक में अमेरिका के खिलाफ एकजुट होता प्रतिरोध इस बात का साफ संकेत है कि पश्चिमी साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका है। अब न्याय की उम्मीद अमेरिका की कठपुतली बनी संयुक्त राष्ट्र की अदालतों से नहीं बल्कि जंग के मैदानों और प्रतिरोध की गोलियों से तय होगी। लुइसा ज़ायोनी घमंड और अमेरिकी गुंडागर्दी को इतिहास के सबसे अंधेरे पन्ने में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देगी। 5 साल की हिंद रजब की आखिरी चीखें और 15 पैरामेडिक्स के कत्ल का हिसाब इतना महंगा होगा कि इजरायली चाहे कितनी मर्जी नकली जांचें कर ले, अमेरिका चाहे कितनी मर्जी वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले, लेकिन सच को कभी दफन नहीं किया जा सकता। पश्चिमी साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका है और गाजा की सरजमी इस ज़ायोनी घमंड का कब्रिस्तान साबित होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आप ही क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इजराइल की यह तथाकथित जांच केवल एक छलावा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरीके से जो निष्पक्ष खबरें हम आपको बता रहे हैं इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, दर्शक हमारे ऐसी खबरों को पसंद करते हैं। फिलहाल हमारे इस खास शो में भी इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।